तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग। उसमें टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, जिसमें हमने देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में थी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी जिसकी संख्या ज्यादा थी देश के अंदर, और फिर भी सबसे बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका होता है? डच स्पीकिंग कम्युनिटी का। साथ ही साथ एजुकेशन जो है किसको मिलता है बाद में? डच स्पीकिंग कम्युनिटी के। जिसके कारण से दोनों के बीच में क्या हो जाती है भैया? बेल्जियम के अंदर टेंशन क्रिएट होती है और ये टेंशन कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले, सिविल वॉर में ना बदले, इसीलिए वहां के लीडर समझदारी दिखाते हुए क्या करते हैं? एकोमोडेशन करते हैं, यानी कि पावर को शेयर करते हैं और इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वहां पर किसी प्रकार की सिविल वॉर ना हो। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ? एकोमोडेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट। किस चीज की अरेंजमेंट? पावर की अरेंजमेंट। मतलब हर एक लोगों को, हर एक कम्युनिटी को पावर मिलनी चाहिए ताकि सभी लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ताकि सभी लोगों को एजुकेशन मिल सके और सभी कम्युनिटी के लोग मिलजुल करके एक साथ देश में रह सके। और यही वहां के लीडर ने किया। और क्या क्या किया, कैसे कैसे पावर को शेयर किया, इसी को हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब देखिए, बेल्जियन लीडर जो थे वो बहुत ज्यादा ही समझदार थे। तो समझदारी दिखाते हुए उन्होंने क्या किया? 1970 से लेके 1993 तक, इस बीच में जो बेल्जियन लीडर थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार अमेंडमेंट किया, यानी कि 4 बार चेंजेस लेकर के आए। ये 4 बार चेंजेस क्यों लेकर के आए? ताकि एवरीवन लिव टुगेदर विद इन सेम कंट्री, ताकि सभी लोग मिलजुल करके एक ही देश में रह सके, इसीलिए। और वो 4 बार चेंजेस क्या-क्या लेकर के आए, जिसके कारण से आज बेल्जियम के अंदर सभी डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो या फिर जर्मन हो, ये सभी लोग मिलजुल करके रह पा रहे हैं। वो यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बेल्जियन मॉडल, या फिर कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या किया भैया। तो पहला अरेंजमेंट क्या कह रहा भैया? कि नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा देश के, उसमें डच स्पीकिंग कम्युनिटी के भी मिनिस्टर होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के भी मिनिस्टर होंगे, और दोनों का जो नंबर होगा वो कैसा होगा भैया? इक्वल। दोनों का नंबर कैसा होगा? इक्वल होगा, कोई कम या फिर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें की गई जो कि बहुत अच्छा चीज था। इसके अलावा एंड नो सिंगल कम्युनिटी टेक डिसीजन यूनिलैटरली। कहने का मतलब कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी, चाहे फ्रेंच कम्युनिटी हो या फिर डच कम्युनिटी हो, अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। किसी भी प्रकार का जो डिसीजन होगा लॉ बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की कोई डिसीजन होगी, वो अकेले नहीं ले सकती है। डच स्पीकिंग में भी मेजोरिटी की जरूरत होगी, और डच स्पीकिंग में मेजोरिटी मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, इस लॉ को पास करना चाहिए, तभी वो पास होगी। और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, दोनों में मेजोरिटी मिनिस्टर कहेंगे तब जाकर के कोई भी लॉ या फिर कोई भी डिसीजन ली जाएगी। समझ गए? तो पहला क्या समझे कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी जो नंबर्स होगी वो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे, और कोई भी सिंगल कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी या फिर डच कम्युनिटी, अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। डिसीजन लेने के लिए दोनों कम्युनिटी में क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी वो डिसीजन संभव हो पाएगी। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या है कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सिर्फ उसी के पास पावर नहीं होगी, बहुत सारी पावर किसको दे दी जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में एक तो होगा फ्लेमिश रीजन, दूसरा वलोनिया रीजन। तो इन दोनों रीजन में जो स्टेट गवर्नमेंट बनेंगे उनको भी पावर्स दी जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो दो रीजन है कंट्री के, फ्लेमिश और वलोनिया, वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी उनको भी पावर दी जाएगी। यानी कि सिर्फ एक ही के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट भी होगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह करके काम नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट तरीके से करेगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। यही चीजें कह रही। ठीक है, तो दूसरा भी समझ गया कि बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। कौन कौन से रीजन में? फ्लेमिश एक स्टेट, फिर वेलोनिया रीजन में, इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो अंडर में रह के काम नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट तरीके से ले सकता है। आगे थर्ड कहता है कि ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम का कैपिटल क्या था भैया? ब्रुसेल्स था, और ब्रुसेल्स का एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट यहाँ पे बनाया जाएगा, और जो सेपरेट गवर्नमेंट होगी यहाँ पर भी मिनिस्टर का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों के जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला अरेंजमेंट पावर शेयरिंग का बेल्जियम के अंदर।
कह रहा है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने क्या देखा कि बेल्जियम के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया और एक तीसरा गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी वहां पे। कैसी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा इलेक्ट होकर के आएगी? तो पीपल के द्वारा, जनता के द्वारा चुन करके आएगी। दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी ये अपनी-अपनी कम्युनिटी की होगी। जैसे कि डच बोलने वाले की एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच बोलने वाले की एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जर्मन बोलने वाले लोगों की अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। अब ये जो गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसके पास कैसी पावर होगी? इसके पास पावर होगी कल्चरल पावर, एजुकेशनल पावर और लैंग्वेज पावर। यानी कि अगर अपनी-अपनी कम्युनिटी में कल्चर रिलेटेड इश्यू, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू, एजुकेशन रिलेटेड इश्यू में कुछ चेंजेस लाना चाहती है, तो वो खुद करेगी, ठीक है? फ्रेंच वाले अपना खुद कल्चर में चेंज ला सकते हैं, एजुकेशन में चेंज ला सकते हैं या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू में वो खुद कर सकते हैं। इसके अलावा डच वाले का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, वो खुद इन चीज़ों में चेंज ला सकते हैं। उसके अलावा फिर जो जर्मन है वो अपना उनका कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। उसमें कोई एक-दूसरे के कल्चर पे, एजुकेशन पे या फिर लैंग्वेज पे कोई चेंज लाएगा नहीं। वो अपना-अपना समझिए, समझ गए? हमने अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग में क्या-क्या पढ़ा इसका एक बार थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी बेल्जियम के अंदर और उसमें फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे और कोई भी कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है, मेजॉरिटी में आना पड़ेगा दोनों कम्युनिटी को, तभी डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर किसको दे दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है भैया एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से वहां पर डिसीजन ले सकती है और वो किसी के अंडर में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगी। तीसरा हम लोगों ने जाना कि बेल्जियम के अंदर जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स का एक अपना सेपरेट गवर्नमेंट होगा। जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो दिल्ली में एक अपना गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है। उसी प्रकार से ब्रुसेल्स का एक अपना गवर्नमेंट होगा और जो वहाँ पर भी गवर्नमेंट होगा, वहाँ पर भी इक्वल मिनिस्टर होंगे, डच स्पीकिंग के भी और फ्रेंच स्पीकिंग के। तो फोर्थ नंबर हमने जो पॉइंट देखा, उसमें क्या देखा भैया कि एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होगी बेल्जियम के अंदर। वो कौन-सी होगी? वो होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी, वो जनता के द्वारा चुन करके आएगी और हमने देखा कि इनके पास किस तरीके का पावर होगा। अपने-अपने कम्युनिटी क्या कर सकते हैं, कल्चर रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड या फिर एजुकेशन रिलेटेड इश्यू में कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी अपने कल्चर और एजुकेशन में चेंजेस ला सकते हैं, डच वाले अपने कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज में चेंजेस ला सकते हैं और जर्मन वाले अपने कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज में चेंजेस ला सकते हैं। ये जो पावर शेयरिंग है अरेंजमेंट का बेल्जियम के अंदर, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड तो ज़रूर है, बट यहाँ पर जो पावर शेयरिंग की गई है, ये बिल्कुल ही बेल्जियम के लोगों के लिए बहुत अच्छी है और ये सभी इस पावर शेयरिंग से खुश हैं और साथ ही साथ मिल-जुल करके रह भी रहे हैं।